हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं जिसमें हमने यूपी टेट का जो प्री वाई क्यू कर रहे हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने साइकोलॉजी और हिंदी को कंप्लीट कर दिया। और आज ये आखिरी पेपर है पर्यावरण का भी, जिसे आज कंप्लीट करने के बाद आपको कल जो इसकी मैराथन भी देखने को मिलेगी। उसके साथ मैं बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप करना आपके लिए बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि एज यू नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड दिखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन से ही मिल जाते हैं जो आने वाले भविष्य में आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके साथ आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक से आपको कितना पढ़ना है, उसके साथ आपको कितना मतलब छोड़ना है, कितना पढ़ना है। आप इससे एनालिसिस करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीटेड में भर भर कर आते ही हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस इसी से पता चलती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2021-22 में जो पेपर हुआ था, सेम टू सेम 2017 का रिपीट हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम पेपर भी आ सकता है, इसलिए आप बिल्कुल इसको स्किप ना करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझें और इसको करें। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी बीएड और एमएससी प्लस एमएससी, और फिलहाल मैं एस्टेट पेपर 1 पास कर जो यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट के अंदर क्लास 9-10 की टीचर हूँ अंडर बिहार गवर्नमेंट। उसके साथ मैंने यूपी टेट, सी टेट, अपर लोअर दोनों मेरा पास आउट है, और उसके साथ अच्छे खासे नंबरों के साथ है, और उसके साथ भी अदर बहुत सारी क्वालिफिकेशन मेरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2018 का ये पेपर है और पर्यावरण का है, क्योंकि लास्ट पार्ट होता है, 5वां भाग होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 121 आपको शो कर रहा होगा। ठीक है ना, इसमें आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 121 आपके समक्ष है, जिसमें आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं इसमें, इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है। तो इसमें से देखिए, उस टाइम जो कौन थी, इसमें रेखा शर्मा थी। इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना, ये याद करने वाली चीज़ है, तो डायरेक्ट हम आंसर पे आएंगे। ठीक है ना, उस टाइम रेखा शर्मा थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्यक्षा कौन है, रेखा शर्मा। आगे बढ़ेंगे, फिलहाल भी शायद रेखा ही शर्मा ही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आप वर्तमान का भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 122, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। आहूत यानी बुलाई जाती है, तो किसके द्वारा बुलाई जाती है, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसको बुलाई जाती है। ये देखो, इस बार जो पैटर्न में थोड़ा चेंजेस आया है। अब पॉलिटिक्स से कम कह सकते हैं 5 से 10 क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। पॉलिटिक्स से क्वेश्चन का लेवल जो इंक्रीज कर दिया गया है, तो आने वाले समय में आपको पॉलिटिक्स को देख कर जाना है। ठीक है ना, तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट 122 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ए जो है करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 123 देख सकते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, भाग तो 9 में है, बाकी अनुसूची की बात करें तो अनुसूची जो है हमारी 11 है, और साथ में आर्टिकल्स की बात करते हैं, हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो 243 जो है, ये जो है पंचायती राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। संविधान के भाग 11 रोमन नंबर में लिखा गया अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का क्या है, प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 देख सकते हैं। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन का संबंध है किससे। 74 जो है हमारे शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, और 73 किससे है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और इसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 74th। और कब जोड़ा गया था, 1978, और इसको 73 को 1973 में, सॉरी 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और ये है सल्फर डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन को हम बहुत सारा, इतने टाइम ये रिपीट हुआ है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा टाइम ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हर पेपर में कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेनेशन में या फिर कहीं ना कहीं दिख जाएगा। इसमें हम पढ़ लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा जलीय और स्थानीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। यह इमारतों स्मारकों को भी हानि पहुंचाती है। इसके अलावा परितंत्र, मृदा, कृषि, पाइपलाइन के सड़क क्षरण, भूमिगत जल स्रोत पर
भी प्रभाव डालती है। मथुरा तेल शोधक कारखानों से निकलने वाली SO2 गैस की आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है। देख सकते हैं। तो आगरा के ताजमहल का जो हमेशा पूछता है किसके कारण क्षरण हो रहा है, तो SO2 गैस के कारण हो रहा है। और कहाँ से निकल रही है, तो मथुरा के तेल शोधक कारखाने से। आगे बढ़ेंगे, 126 क्वेश्चन देखेंगे। 126 क्वेश्चन में भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। देखिए, विधि का शासन विचार तो हमारा इंग्लैंड से लिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ था मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, तो रूस से लिया गया था। अमेरिका से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि वहाँ पर मौलिक कर्तव्य था, तो यहाँ मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया है कि राष्ट्रपति पे या फिर न्यायालय पे हम महाभियोग कैसे लगा सकते हैं। आयरलैंड से हमारा क्या लिया गया है, ये जरूर बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी जो है कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है, ये सब आप जो है जरूर पढ़ लें, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 127 पे आएंगे। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, तो देखिए अधिसूचना जो कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग जो है जारी करता है। फिलहाल मैं बता दूं कि भारत के निर्वाचन आयोग पे महाभियोग जो है लगाने की जो नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि इन पे आरोप है कि इन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी का जो है चुनाव में क्या है सहयोग किया है। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये डेट मस्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अंडरलाइन कर दे रहे हैं और इसको याद रखिएगा। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय क्या है, संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। और उसके साथ इसका मुख्य कार्य मतदाता सूची को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 पे आएंगे। 128 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है, तो अगर प्रथम घंटे की बात करें तो इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर शून्यकाल क्या होता है, हमेशा पूछता है। शून्यकाल और प्रश्नकाल पे क्वेश्चन आते हैं, आप SW डालिए, शून्यकाल जरूर पता करेंगे क्या होता है। आगे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोकसभा की कार्यवाही की प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और समांतर मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकिक, अतारांकिक, अल्प सूचना वाले। आगे गए, वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण है ऑप्शन ए देखेंगे, प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण। तो हम कह सकते हैं वर्षा जल का क्या है, जमाव, और भंडारण को ही क्या कहेंगे, वर्षा जल संग्रहण कहेंगे, ठीक है ना। जैसे छतों पे कहीं टैंक लगाकर हम फिर ज़मीन में भी हम गड्ढे खोलकर इसको या फिर तालाब बनाकर जो है वर्षा जल को क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, और विभिन्न प्रकार की फसलों और पशुओं के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। वर्षा का जल धरती पर गिरकर विभिन्न रास्ते अपनाता है और वर्षा के जल का कुछ भाग मिट्टी के करों एवं पेड़ पौधों के जड़ों में चिपक कर उनकी वृद्धि सहायक होता है। और भूजल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वर्षा जल का पानी गड्ढों तथा तालाबों में एकत्र करना चाहिए। इससे भूजल का पुनः भरण होता है। 130 क्वेश्चन नंबर, भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है, क्वेश्चन रिपीटेड है। तो भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है, काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है, जो कहाँ पर है, असम में पाया जाता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह उद्यान एक सींग वाले गेंडे को संरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा क्रम जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। देखिए, अगर क्वेश्चन आप लोग अपने से भी करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर आंसर करिएगा। बाकी मैं जो है थोड़ा स्पीड में रहूँगी ताकि आप लोग का टाइम में बचाऊँ। बाकी आप लोग को अपने से भी एक अपना टेस्ट करना है तो वीडियो को पॉज करिए, देन उसके बाद आंसर करिए, देन यू चेक योर आंसर राइट और रॉन्ग, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो देखिए, अगर हमने बात की तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हम कह सकते हैं क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए, ऊर्जा कैसे प्रवाह करती है, हमेशा हमने कहा कि हमेशा प्रोड्यूसर यानी उपभोक्ता, उत्पादक, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, उससे बात किया जाता है प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, पहला उपभोक्ता, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर अदर आते हैं, फिर उसके बाद डिकम्पोजर आ जाता है। डिकम्पोजर यानी अपघटक, जो मतलब मरने के बाद, मान लीजिए कि आप साग सब्जी खा रहे हैं, खाने के बाद आप ही का एग्जांपल मैं लेकर चल रही हूँ। आप जीवित रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बूढ़े होंगे और मर जाएंगे। मरने के बाद मान लीजिए कि आपके शरीर को क्या कोई ऐसे फेंक दे रहा है, तो क्या करेगा कि आसपास जो होते हैं कौवे होंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया होंगे, वो क्या करेंगे, आपको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज यानी आपका अपघटन करेंगे, यानी कि लास्ट में
आपको कौन खा रहा है? छोटे छोटे बैक्टीरिया खा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी अपघटन हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाए। पहले उत्पाद आएगा, उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे, उसके बाद उपभोक्ता यानी कि उसको खाने वाले, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, अपघटक आते हैं। उपभोक्ता भी बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है, क्वार्टरी भी हो सकता है। यानी कि पहले जो घास को खाएंगे, फिर इसको खाने वाले को सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको खाने वाले को टर्सरी कंज्यूमर, इसको खाने वाले को क्वार्टरी, ऐसे इसको बांट दिया जाता है, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हालांकि एक्सप्लेनेशन में चर्चा कर दी है, फिर भी पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम है उत्पादन, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादन तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है और यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण है। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 132 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 132 देख सकते हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर थोड़ा हम एक्सप्लेन कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। यह मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है, जो सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देती है, किंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाले दीर्घ विकिरणियों को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनी रहती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्लोरोफिल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्णक यानी होता है कलर, और क्लोरोफिल कौन सा कलर होता है? हरा कलर। पौधों को हरा कलर कौन देता है? क्लोरोफिल देता है। हालांकि एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे तो उसमें करेक्ट आंसर आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। हाँ, क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादपों कोशिका अंगों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। पौधे की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण कर पाती हैं। आगे बढ़ेंगे, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार हैं। वनों को जलाना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, कृषि क्रियाकलाप। ऑप्शन सी, एरोसॉल कैन का उपयोग। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है उपयुक्त सभी। बाकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वनों का जलना, कृषि कलाप, एरोसॉल कैन का उपयोग करना मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार हैं। इन मानवीय गतिविधियों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी घटनाएं पर्यावरण में घटित होती हैं, जिससे मानव तथा जीव जंतु दोनों प्रभावित होते हैं। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 135। यूफोरवेसी, क्वेश्चन रिपीटेड है। यूफोरवेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पादन के लिए जानी जाती है? ये क्वेश्चन आई थिंक 3 to 4 टाइम रिपीटेड है, और ये आई थिंक मैं 4th या 3 टाइम बता रही हूँ इस क्वेश्चन को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेट्रोपा। मैंने कहा था कि जेट्रोपा किस फैमिली से बिलोंग करता है? यूफोरवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसमें क्या होता है, बहुत हाई क्वालिटी में जो है बायोडीजल पाए जाते हैं, और इसकी ऊर्जा का लेवल बहुत ज़्यादा उच्च होता है, इसलिए जेट्रोपा को बायोडीजल भी कहा जाता है। बायो यानी कि लिविंग, और डीजल यानी कि आप जानते हैं फ्यूल। तो जो जीवों से फ्यूल पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? बायोडीजल बोलेंगे, और ये डीजल के रूप में पाया जाता है, इसलिए डीजल होगा, पेट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेट्रोपा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। जेट्रोपा यूफोरवेसी फैमिली से की फसल है, जिससे बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे, कांकीनाडा मध्य प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 136 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 136 है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है, और इसका वनस्पति के साइंटिफिक नाम ओशिमम सैक्टम है। इसका सामान्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम सामान्य ओशिमम सैक्टम याद रखिएगा। ओशिमम सैक्टम क्या है? तुलसी जी को जो है, हमारी तुलसी माता जिसे हम कहते हैं और बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, और तुलसी के पत्ते का जो है इतना मतलब महत्व है, और इतना ये औषधीय है कि ये कैंसर सेल्स को भी ठीक करने के लिए उपयोगी होती है, याद रखिएगा। इसलिए तुलसी को सुबह के चाय के सेवन या फिर कब उसके पत्ते को जरूर हमें सेवन करना चाहिए, और ये हमें बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से भी बचाती है। इसलिए हमारी इसे क्या कहते हैं? जड़ी बूटियों की रानी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे ओशिमम सैक्टम भी कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है। बाकी
एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। हाँ, मैंने वैसे भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 137 है। 137 है, पीने के लिए सुरक्षित पानी का क्या क्या कहते हैं? तो पीने योग्य पानी कहेंगे। हालांकि आपको यहाँ पर आशुद्ध जल से आपको थोड़ी सा क्या करते हैं, कन्फ्यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो सिंपल वर्ड है, जो पीने योग्य पानी रहेगा उसे पीने योग्य पानी ही कहेंगे। अशुद्ध जल से यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन जरूर होता, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और धरती पर कितने पीने योग्य पानी बचा हुआ है? तो 0.65% जो है पीने योग्य है, लेकिन टोटल कितना परसेंट है? 3% के लगभग है, जो ग्लेशियर्स में संरक्षित है। आज वो भी पिघल कर समुद्र में मिलता जा रहा है, ठीक है ना। 138 क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई? क्वेश्चन रिपीटेड है। आई थिंक ये 2 to 3 टाइम ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन। और ये था, मैंने बोला था मिक हमेशा याद रखिएगा। मिक मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। मिथाइल भाई आइसोसाइनाइड का मतलब ऐसा मत समझिए, साइनाइड की स्पेलिंग ये होती है साइनाइड, ठीक है ना। CYANIT, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला भी देख सकते हैं। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO गैस के रिसाव के कारण हुई थी। यह एक हानिकारक गैस है जिसका उपयोग कार्बाइड कारखानों में कीटनाशक रसायन के निर्माण में किया जाता है। इस गैस के रिसाव से 2500 व्यक्ति मर गए तथा हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, इसका पिक्चर देखेंगे तो बहुत ही कह सकते हैं दर्दनाक है। आप गूगल कीजिएगा तो आपको दिखेगा। एक बच्चे का पिक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था उस टाइम, ठीक है ना। 139 का क्वेश्चन नंबर 139, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन रिपीटेड है। तो देख सकते हैं आप लोग कितने ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जून को मनाया जाता है और वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्र विषय थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। इसलिए आप लोग 2025-26 का भी याद कर जाइएगा। मे बी थीम ही पूछ दे, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन है, इसलिए 2018 का जो एक्सप्लेनेशन भी है। आगे बढ़ेंगे। MS स्वामीनाथन एक थे। तो MS स्वामीनाथन क्या थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। सभी को पता है इन्होंने क्या किया था? ग्रीन रिवोल्यूशन जो है हमारे भारत में लेकर आए थे। कब लेकर आए थे? 1969 के अप्रोक्स लेकर आए थे, इसलिए ये भारत के ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर भी कहा जाता है इनको। तो MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादक वाले गेहूं के संकरण बीज विकसित किए। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो ये हमारा देहरादून में स्थित है। देखिए जो भी वर्ल्ड लाइफ यानी फॉरेस्ट मोस्टली जो फॉरेस्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वो कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है? देहरादून में है, याद रखिएगा। और एक पेट्रोलियम का भी हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून में है, याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द हम कह सकते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में। आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 142 पे आएंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न से किसे सोख लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किसे लेते हैं? तो हमें पता है प्रकाश संश्लेषण के थ्रू पौधे H2O को जड़ से और CO2 को इन्वायरमेंट से क्या करते हैं? सोखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि H2O तो दिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को सोख लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। और ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है? CO2 से नहीं निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलती है, H2O से निकलती है, याद रखिएगा, वाटर से। यहाँ पर ये रिएक्शन भी आप याद रखिएगा, जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जिसमें हम 6 CO2 12 H2O लेते हैं, इसे ये याद रखिएगा। कोई 6 H2O भी लिख देता है, जो कि गलत है। इसको संशोधित करते हुए इसको 12 H2O कर दिया गया है, जो सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, प्लस 6 O2 निकालता है, प्लस 6 H2O निकालता है। H2O भाप बनकर उड़ जाता है, ग्लूकोज जो स्टोर हो जाता है और ऑक्सीजन गैस के रूप में रिलीज होती है, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है ना। 143 पे आएंगे क्वेश्चन नंबर। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे मृत भक्षी कहेंगे। इसको सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं इंग्लिश में। और सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है जो अपशिष्ट पदार्थों को खाते हों। यहाँ पर देख लीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो देखिए, जो भौम जल में पाया जाता है उसमें भूतापीय ऊर्जा ही उत्पन्न होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं। तप्त भौमजल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा अपारंपरिक नवीनकृत प्रकार का संसाधन है। इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होती है, अतः इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। भारत में मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, पुंगा घाटी लद्दाख, तातापानी झारखंड और खंबक तेल में भू तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे देखेंगे, शोला घास की स्थल कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि भारत में भी घास के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। तो शोला जो घास स्थल कहाँ पाया जाता है? पश्चिम घाटी में पाया जाता है। बाकी आप नेशनल लेवल पर भी याद रखिएगा, प्रेरी जो होती है, ये सब जो अमेरिका में है, ये सब याद रखिएगा। 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी में 16 घास स्थल वनों के उष्णकटिबंधीय मोनटेल जंगलों के रूप में माना जाता है। इस तरह के घास के मैदान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 146 क्वेश्चन नंबर, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो पेलिकन पक्षी जो होते हैं कहाँ प्रजनन करते हैं? लेनापट्टू में, कुंथल कुलम में, कोकोरे बेलूर में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में। जो ये माइग्रेटरी बर्ड होती है जो यहाँ पर जो प्रजनन के लिए आती है, और यहाँ ये प्लेस जो आप देख सकते हैं थोड़ी टफ है बोलने के लिए, समय बोल नहीं रही। यहाँ पर क्या करते हैं? अपना प्रजनन करते हैं। आगे देखेंगे, मीनामेटा रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता हो? पारा पाया जाता हो। पहली बार जो है जापान में देखा गया था। जापान वर्ड है मीनामेटा, याद रखिएगा। पारा को मरकरी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका जो सिंपल है Hg होता है, इसे मरकरी भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न से किस पर हुआ है? तो ओजोन परत का सबसे कहाँ पर हुआ है? तो उत्तरी ध्रुव पे आई थिंक हुआ है, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव पर इसका जो है बहुत ज़्यादा ह्रास देखने को मिलता है। दक्षिण ध्रुव पे पोलर होते हैं ये दोनों, तो इसको दक्षिण ध्रुव पे, हालांकि मैं इस पर कन्फ्यूज़ ज़रूर थी, दक्षिण ध्रुव या उत्तरी ध्रुव। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दक्षिण ध्रुव दे रहा है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, आप अपने से भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्रॉस चेक क्या ही करना है। देखिए, दक्षिण ध्रुव पे क्या होता है कि गैसेस बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ पोल। क्योंकि देखिए, सारे गैसेस कंडेंस कहाँ होती है? आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो कंडेंसेशन होता है जब भी इन्वायरमेंट कूल होता है, तो गैसेस ईजिली जो है कंडेंस हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द गैसेस जो हमारे ओजोन लेवल का हार्मफुल होती हैं, कहाँ कंडेंस होती हैं? दक्षिण ध्रुव पे कंडेंस होती है, और वहाँ पर जो है अधिकतम ह्रास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिण ध्रुव पर हुआ है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन छिद्र के होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरातल पहुंचकर वह त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, और जिससे त्वचा कैंसर हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दक्षिण ध्रुव, याद रखिएगा। थोड़ा सा मुझसे मिसमैच हो गया था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पे। हालांकि ऑप्शन आपने देख लिया, फिर भी हम इसमें देखेंगे, आंसर देख लिया। इसमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो हीरालाल कानिया जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है, ये भी याद रखिएगा। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीवों के से रिलेटेड क्या है? रेड डेटा बुक है। आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर जो पर्यावरण समाप्त हुआ, कल से जो हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज शाम को आपको इसका मैराथन दिखेगा। उसके साथ कल जो है आपको मैथमेटिक्स दिखेगा। मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी आता है, और उसको हम जो करेंगे बहुत ही डिटेल में करेंगे। तो वो टाइम टेकिंग है भाई, क्योंकि मैथ है तो मैथ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, तो इसलिए हम वीडियो को यहीं पॉज करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।